नमस्कार। टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव पद जोशी। डीजीसीएमडी हैं, स्टेट हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ केरला के। डॉक्टर साहब, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आए और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा और कैसे आईपीएस में आए? नमस्कार सबको, नया वर्ष का शुभकामनाएं। मैं भी उड़ीसा का गांव से शुरू किया हूँ स्कूलिंग, स्पेशली प्राइमरी स्कूल, विलेज स्कूल से। देन उसके बाद हमने एक अपना होता था नेशनल रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उस टाइम होता तो हमने सिलेक्ट होके फिर डिस्ट्रिक्ट स्कूल में आ गए। हमारा ब्रिटिश टाइम से जिला स्कूल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्कूल में एडमिशन हो गया। तो उसके बाद थोड़ा हमको जो आउटर वर्ल्ड को परिचय हुआ, देन हमने थोड़ा सा मेहनत किया, वहाँ से एक्सेल किया। देन उसके बाद हमने +2 भी किए और +2 बाद इंजीनियरिंग हमने एडमिशन लिया था जो एनआईटी नागपुर, मेरा फर्स्ट जो आउट ऑफ द स्टेट के जो बाहर का है जी। रखा। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी कानपुर में ज्वाइन किया। और उसके बाद जो एमटेक टाइम है, हमको वहाँ पे काफ़ी माहौल था कि सिविल सर्विस का माहौल है, तो हमने उसकी तैयारी की। फिर उसके बाद हमने यूपीएससी का और एक एग्जाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, जी। वहाँ पे हमने सक्सेस लिया। फिर हमने रेलवे 1 साल 1.5 साल रहे, फिर उसके बाद हमने सिविल सर्विस में चेंज ओवर किया। जी। ये हमारा पढ़ाई का है, बट लेकिन मेरा एक था कि पढ़ाई नौकरी के बाद ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो मैंने आगे भी बढ़ाता रहा। कि मैंने उसके बाद IIM बैंगलोर और एक हमारा यूएसए का सिराकुज यूनिवर्सिटी यूएसए में कंबाइंड होकर एक MBA प्रोग्राम मैंने किया जी। गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप से। फिर उसके बाद तेरी यूनिवर्सिटी दिल्ली का, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोग्राम किया, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने PhD अपने तरफ से भी किया जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स में है। तो मेरा अभी कहा जाए तो 5 डिग्री है, 5 से ऊपर डिग्री है। तो मेरे को एकेडमिक में टच रहता है, क्योंकि मेरा खुद काफ़ी मैं जाता रहता हूँ डिफरेंट IITs IIMs को इंडिया में, और बाहर का भी कुछ मैं। तो डॉक्टरेट कौन से सब्जेक्ट्स में किया? डॉक्टरेट एक्चुअली जो PhD प्रोग्राम होता है तो इकोनॉमिक्स का टोटल है, बट लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोकस किया, जो स्मॉल बिजनेस है, जो हम लोग बोलते हैं कि MSME ओरिएंटेड, बट स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में, उसमें मैं PhD किया हूँ। जी सर, तो बताएं कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं? जब मैंने शुरुआत अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क्लास 1 सर्विस बोलते हैं रेलवे शुरू किया था, इंडियन रेलवे सर्विस, तो पहले बड़ौदा में उनका ट्रेनिंग होता है, नासिक में होता है, तो उसमें काफ़ी सारा भारत घूमे थे। फिर जब स्विच ओवर किया, ऑब्वियसली मसूरी पहले ज्वाइनिंग होता है, जी। फिर हैदराबाद, फिर उसके बाद मेरा केरला कार्डर है, तो केरला कार्डर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहा, 3 डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रहा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक ऑफ द ट्रैक बोलते हैं, मैंने काफ़ी पब्लिक सेक्टर में मैं CMD रहा हूँ जी। और वेरिड फील्ड में, मतलब जो डेयरी फेडरेशन, जो मिल्क फेडरेशन, उसमें रहा हूँ 4 साल। मैं टर्न अराउंड किया था, क्योंकि 5 साल लॉस थे मेरा, जो भी प्रयास से टर्न अराउंड हुआ प्रॉफिट को। उस टाइम 14 करोड़ हुए थे, जो 2007 और 8 में 14 करोड़ का प्रॉफिट आया था। जी। फिर उसके बाद मेरे को वो लोग का मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पसंद किए, तो मेरे को रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का CMD बना दिए। फिर उसके बाद उसके बाद हुआ तो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भी MD रहा, जो जनरली एक अलग सा फील्ड है टोटली, फिल्म और टीवी शो कैसे बनाते हैं, मैं उसमें काफ़ी पहचान हुआ। देन उसके बाद मैंने जब केरला से बाहर आया दिल्ली में, तो पहले मैंने पुणे में रहा, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट कोपीडी मैनेजमेंट बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट वाइस चांसलर ऑटोनोमस स्टेट का मैं डायरेक्टर रहा। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में रहा कि जॉइंट सेक्रेटरी पंचायती राज में रहा। जी। तो उसके बाद फिर जब गया तो फिर हुआ मेरे को चेयरमैन कम MD फूड एंड सिविल सप्लाई में थे। फिर उसके बाद एक कॉलेज ऑफ इंडिजिनस फूड टेक्नोलॉजी CEO रहा, और एक लैब, बड़ा अच्छा प्रसिद्ध लैब, काउंसिल ऑफ फूड एंड रिसर्च लेबोरेटरी बोलते हैं, उसका CEO रहा। तो अलग अलग मैंने रहा, और मेरे को अच्छा सीखने मिला और कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, क्योंकि फूड एंड सिविल सप्लाई जो रहा, तो उस टाइम भी मैं जब किया बहुत ही लॉस थे। जी। हमने 1 साल में प्रॉफिट किया और बहुत स्मूथली चला। तो ये काफ़ी मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा, और काफ़ी लोग भी, कॉमन मैन थोड़ा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो होता है अच्छा करें तो पब्लिक को बेनिफिट मिलती है, कॉमन सिटीजन का जो बेनिफिट है उसमें। सो स्टेट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला में अब आप हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसमें नजर आ रहे हैं और किस तरीके से उनको फेस करने के लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जी। तो ये टोटल मोस्टली सिविल कंस्ट्रक्शन में 90% तो सिविल वर्क होता है एक्चुअली जी। और 10% रहता है इलेक्ट्रिकल। तो ये मेरे लिए एक और एक चैलेंज हुआ कि सिविल वर्क्स कैसे कैसे पाइल फाउंडेशन करते हैं, कैसे उसका डिफरेंट बीम्स एंड कॉलम कास्टिंग करते हैं। फिर आजकल प्री स्ट्रेस कंक्रीट बोलते हैं, रूफ कास्टिंग में बड़ा स्पैन लेने के लिए उसको प्री स्ट्रेसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें मतलब लॉन्ग स्पैन बिल्डिंग का कि रूम का हो सकता है। फिर उसका आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो फ्रेम स्ट्रक्चर होता नहीं था, खाली ब्रिक एंड सीमेंट में करते थे। आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, अर्थक्वेक प्रूफ
सिस्टम हो गई। जी फिर उसके बाद ऑल इंटीग्रेटेड है, उसका सीवेज पैटर्न, फिर आजकल लिफ्ट होता है, उसका अलग अलग सिस्टम हो गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है सिविल वर्क्स। और मैं तो काफ़ी बार देखा हूँ कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में जल्दी नया बने भी तो उस रूप से सीपेज होता है, बारिश हो गई जी तो मैंने ये करा कि किसी बिल्डिंग में हम जो बनाते हैं अभी, किसी में सीपेज तो होगा ही नहीं। जी और ये जो बाथरूम में लीकेज होता है, ये एक आम आदमी का, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग की धारणा है कि रूफ से सीपेज होता है और बाथरूम से लीक होती है। तो मैंने काफ़ी इंजीनियर्स को बोला ये सबसे हमको बंद करना है, ये अदरवाइज नहीं करेंगे तो नेशनल वेस्ट है, क्योंकि दोबारा रूफ में कुछ भी करें वो रिपेयर हो नहीं पाता है। जी। तो उसके अंदर क्या कोई एडिटिव्स डालने पड़ेंगे? एडिटिव नहीं, इसका एक्चुअली जो कंक्रीट को अच्छा तरह मिक्सचर करना चाहिए जो रेशियो में स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड है, और उसके बाद रैमिंग बोलते हैं जी सो दैट वो एयर पोर्स ना हो, फिर दूसरी बात कोई स्ट्रॉ हो ना, बाद में सड़ जाते होल होती है। फिर उसके बाद उसमें कुछ वाटर प्रूफिंग करते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो बनाते हैं उस टाइम प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं और सुपरविजन क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं अलग अलग रीजंस के चक्कर में। लेकिन ये करेंगे तो बिल्डिंग का जो एक लाइफ बढ़ जाता है। अगर सीपेज होगा तो दीवार में आती है, दीवार फिर वो अंदर में जो टॉर्सन रोड होते हैं वो जंग खा जाते हैं, वो वीकनेस होती है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रैक्स आएंगे, गिर जाएगा। और अंदर में जो घर में रह रहा है, बारिश में अंदर सीपेज हुआ तो रात को बारिश आया तो सो नहीं पाता है। जी, स्पेशली केरला जैसा इलाका जहाँ पे हैवी रेनफॉल 6 महीने रेन होता है और ह्यूमिडिटी फैक्टर्स भी बहुत हाई हैं सी कोस्ट के किनारे होने के कारण। तो सर अब आपसे पूछूंगा कि वोकल लोकल की थीम पर कैसे आपने ड्यूटी एरिया में कार्य किए हैं? एक्चुअली द लोकल प्रोडक्ट्स जो फूड इंस्टॉलेशन में काफ़ी होता था, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट है जैसा वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, ये हम लोग काफ़ी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके बेचते थे। जी केरला में तो जो पीडीएस कॉन्सेप्ट है, जैसे ऑलमोस्ट 11 आइटम सब्सिडाइज में बेचते थे, मतलब बहुत पुराना प्राइस में, गवर्नमेंट फिक्स्ड है उसमें ऑलमोस्ट। और उसमें काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ कि एवरेजली पर हाउस होल्ड 650 रुपीज़ उसको सब्सिडी मिलता था। तो अराउंड 35 लाख कस्टमर आते थे पर मंथ रेवली। बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख राशन कार्ड होल्डर है। 35 लाख एवरेजली पर मंथ वो अपना आउटलेट से 1650 था। बहुत बड़ा मायने है। वहाँ पे हम लोग पैडी प्रोक्योर करते हैं फार्मर से, ऑलमोस्ट 8.5 और 9 लाख मेट्रिक टन का पर ईयर होता है। फिर उसका प्रोसेस के राइस को हमने राशन सब भेजते थे। बहुत बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे कंपेयर टू अदर स्टेट में देखा हूँ। अलावा उसके बाद नॉन फूड आइटम भी बेचते थे वहाँ पे, क्योंकि 1650 आउटलेट है, सुपर मॉल्स भी हैं अराउंड 7-8। फिर कस्टमर का जो फुटफॉल है हमने काफ़ी इम्प्रूव किया, डिस्प्ले सिस्टम चेंज किया। फिर कस्टमर का कैसे बिहेवियर हमने ना वो कुछ चलाते थे कि स्माइल एट कस्टमर, नमस्कार करो कस्टमर। तो ये काफ़ी, क्योंकि केरला का बहुत लोग दुबई में रहते हैं, तो हमने दुबई को पहली बार चाय एक्सपोर्ट किया मेरे टाइम में। तो वहाँ पे जब गए तो सर बोले तो गवर्नमेंट में जनरली रूड बिहेवियर होता है, जनरली वो सब लोग यही नॉर्मल रखते हैं। तो उन लोग भी बोले कि सर पहली बार हम देख रहे हैं कोई नमस्कार कर रहा है, कोई बड़ा स्वागत से हमको स्वागत कर रहा है। और उसके चक्कर में बड़े बड़े अमीरों आदमी का लेडीज और जेंट्स शॉपिंग करना शुरू किए थे। मैं काफ़ी खुद ही जाके देखता था। तो सर आपके ख्याल से ये आपने बड़ी एक सेंसिटिव थीम कहूँ छेड़ी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर क्या एक वो सर्विस की धारणा डेवलप करना कितना आवश्यक लगता है आपको, कितना जरूरी है? थोड़ी सी बात कहूँगा, मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी था, तो मेरा तो ऑफिस तो 11th फ्लोर में था। तो मैं जनरली इंडिया गेट के पास रहता था उस टाइम, क्वार्टर में, गवर्नमेंट क्वार्टर। तो मैंने काफ़ी वॉकिंग टाइम में काफ़ी बेगर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, जो रास्ते में थोड़ा बहुत विकलांग हैं, कुछ जो अभी अपना जो बोलते हैं कि उस तरह का एम्पुटेड हो गया, कुछ इस तरह हो गए, तो दिव्यांगन जो बोलते हैं अभी। तो उससे बात होगी, तो उसके बाद मैं ऑफिस में बुलाता था। तो मेरे सब में पहले तो डरते थे, भाई साहब आए कुछ हमको पकड़ ले कहीं दो ले गए। तो उनका तो पहले हुआ वो एक्सपीरियंस, तो धीरे धीरे हुआ कि आए 1-2 बंदे, तो उसके बाद काफ़ी लोग आते थे। इनका छोटी सी समस्या, कोई आधार कार्ड बन नहीं पा रहा है, कोई एड्रेस अपडेट नहीं कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट खोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ आजकल छोटा मोटा बीमारी हुआ उसको कैसे लिंकेज करें, क्योंकि अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा सब जगह इतना भीड़ है। कभी कभी घूमते हुए कभी बोल के भी जाता हूँ, तो उनको भी किसी तरीके की हेल्प की बिजनेस। हाँ, एक्चुअली मेरा महसूस है कि गरीबों को जो है रेस्पेक्ट चाहिए फर्स्ट, देन सेकेंडली जो जापान में कहावत है कि किसी को मछली मारने के लिए मत सिखाइए, रादर मछली देने में। मछली एक दिन दें खा जाएगा, लेकिन वो मछली कैसे खुद ही फिशिंग करें, जो अंग्रेजी में कहावत है, तो उस तरह का करने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट और जो वो एक सक्षम होते हैं। तो इस तरह का मैंने काफ़ी ये लेप्रोसी पेशेंट को भी मैंने पेंशन कराया है, जो डिसेबल पेंशन दिल्ली में काफ़ी, यहाँ पे दिल्ली में अच्छा है कि 2,500 रुपये मिलता है महीने भर, तो उनके लिए एक अच्छा सा इनकम बन जाता है। सो उनका बच्चों को भी एडमिशन कराया काफ़ी,
क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल काफ़ी हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो आ जाता है, बच्चे भी अच्छा पढ़ने लिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। अब मेरा अनुभव है दिल्ली में जितना बेगिंग कम्युनिटी जो जेन्युइन है, बाकी सिंडिकेट है कुछ अलग बात है, हर ऑफिसर एक दो भी अडॉप्ट कर लेना तो शायद दिल्ली का बेगिंग खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव है सर। उसी पूछेंगे सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को और किस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे आप ये वाली बात तो डेफिनेटली पब्लिक के अंदर एक धारणा है ही कि भाई क्या नाम है, अगर हम सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो कहीं हमें कोई डांट ना दे, कहीं हमें कोई कुछ कह ना दे। तो उसी के रिवर्स में मैं कहूँ कि ऑफिसर्स के लिए आप क्या नसीहत देते हैं? मैं तो सोचता हूँ ऑफिसर्स थोड़ा पब्लिक को ओपनली मिलना चाहिए, और ये हमारा कोई इतना सीक्रेट एक्टिविटी ऑफिस में नहीं है। कुछ ऑफिसर्स में हो सकता है कि पब्लिक आए तो उनका सीक्रेसी कुछ डाइवर्ज हो जाए, वो अलग बात, लेकिन नॉर्मल ऑफिस में आ जाए उनको पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आएंगे 2 मिनट बात करेंगे, कोई पिटिशन देगा, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप कुछ चाय फाय पिला दिए तो एक बात है, और वो करेंगे तो क्या होगा कि उनको जो मन में डर है ऑफिस एक्सेस वाला, मैं ये खुद ही देखा हूँ, क्योंकि ये ऑफिस में वो आते डरते हैं, कभी कभी इतना बैड एक्सपीरियंस है कि वो आ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात उनको जो आता है एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ऑफिस में जाके पूछूं, ये जरूर दिलवाना है, क्योंकि जो स्ट्रीट लिविंग पर्सन है ये सबसे बड़ा बात है। और आप थोड़ा सा करें तो ऑब्वियसली ये हमारा इंडिया में एक सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि सब जगह देखा हुआ है, अपना ऑफिस में बैठे तो हम लोग कंफर्ट लेवल में एयर कंडीशन है कि इंटर में हीटर है, लेकिन अदर साइड जो आजकल 24/48 रूल बोलते हैं मैनेजमेंट में जी, आप तो बैठे हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन बाहर में बोलते हैं 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको जब तक महसूस नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने कहूँगा, मैं आदत रखा हूँ सारे अपने काम खुद करना चाहिए, बैंक का काम हुआ, सो दैट आपको पता चलेगा कि क्या पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्राउंड लेवल पे आपका सुझाव है कि सब लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखें। टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि सब दिन आप करना चाहे तो होगा नहीं जी, लेकिन कुछ चीजें जैसा खुद जाके करेंगे तो वहां क्या डिफिकल्टी आपको महसूस कर पाएंगे, और हो सकता है उसमें थोड़ा इनपुट देंगे तो लोग भी आपका एक्सेप्ट करेंगे। सर अब मैं पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े करियर में इतनी सारी डिफरेंट पोस्ट में सबसे चैलेंजिंग पोस्ट आज तक कौन सी लगी? फर्स्ट तो चैलेंजिंग लगा मैंने मिल्क फेडरेशन में जब था, क्योंकि मिल्क फेडरेशन बड़ा सेंसिटिव है। मैं जब ज्वाइन किया तो मिल्क शॉर्टेज प्लस लॉस, यूनियन का स्ट्राइक, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मिल्क का है कि सुबह 7 बजे जाता और मिल्क नहीं मिला तो पहली कस्टमर का दिन भर उसका खराब रहता है जी, क्योंकि सब लोग चाय पीते हैं, कोई बच्चों को दूध पिलाता है, कोई ये सब होता है। तो मैंने उस टाइम जो मिल्क सप्लाई स्टेबलाइजेशन प्लस उसका बाद, क्योंकि होता है आजकल सीधा मंत्री को फोन करते हैं जो उसको उधार, तो मेरे को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मंत्री को बोला, मैंने धन्यवाद देके बोला कि सर ये बाकी कुछ नहीं है, लेकिन ये आपने जो बधाई उसकी मेरा मंत्री जी का रात का नींद अच्छा हुआ तो ये हुआ। देन उसके बाद मैं फूड एंड सिविल सप्लाई में आया, क्योंकि फूड एंड सिविल सप्लाई वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पैडी कल्टीवेशन फार्मर को कैसे पेमेंट देना है, फिर कस्टमर का 35 लाख कस्टमर जो सब्सिडी आइटम लेते हैं, बाकी तो अलग है, उनको सब्सिडी आइटम में कैसे उस प्राइस में कैसे सप्लाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स्ड है, गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया इधर बढ़ाते हैं लेकिन लॉस में जाते हैं जी। फिर इंटरनल क्रॉस सब्सिडी कैसे करना है, फिर स्टाफ का मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे 13,000 एम्प्लॉइज थे जी, तो 13,000 एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करना है, उनका सेल्स बढ़ाना है। तो मैं उस टाइम तो जब ज्वाइन किया था 4-5 करोड़ पर डे होते थे, मैंने 15 करोड़ तक पर डे सेल्स बढ़ा के ले गया। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आप में बहुत ज्यादा है। बात करता हूँ तो आपको कहा जाए तो एक तरीके से आप बिजनेस में भी अगर किसी में आते तो शायद हमारे पास एक और प्रेम जी या अंबानी की तरह कोई एक डेवलप हो सकते हैं। थैंक यू सर। अगर मैं बात करूं, यू ऑल्सो स्टेड इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस आए, और बतौर ऑफिसर के नाते सेल्फ वर्क को कितना % सफल मानते हैं? एक्चुअली ट्रैफिक का तो एक इशू इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस प्रोपोर्शन रोड एरिया बहुत कम है। हम लोग जितना भी रोड बनाए प्रोपोर्शन में, और व्हीकल्स तो पेनिट्रेशन बहुत आ गया है, स्पेशली 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। उसी रोड में साइकिल रिक्शा भी जाता है, साइकिल जाता है, 3 व्हीलर ऑटो जाता है, 4 व्हीलर, इवन लॉरीज, आजकल बड़े बड़े लॉरी भी जाते हैं जी। तो एक्सक्लूसिविटी नहीं है, विदेशों में ये डिफरेंट है। क्योंकि सेकेंडली हमारा एक है कि जब तक हम कोई मॉनिटर कर रहा है हम लॉ को कंप्लाइन करते हैं, वॉलंटरी कंप्लायंस थोड़ा कम हो गया। कोई हेलमेट पहने, वो अपने जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहनता, मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई हमको चालान ना हो जाए, ये एक बड़ा सा थिंकिंग अलग है।
पर तीसरी बात है कि हम लोग क्या कर सकता है समाज इसका एक्चुअली नजिंग क्या होता है, जैसा आप आजकल पुराने में आपने देखे होंगे कि एम्बेसडर फियाट होता था, हमने भी बचपन में देखे हैं जी। अभी सीट बेल्ट ना लगे तो वहां पे बीप बीप साउंड आता है जी। तो इसको नजिंग बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल नजिंग, सो दैट आप इरिटेट होकर सीट बेल्ट लगा ही देंगे जी। तो इस तरह का भी मोटरसाइकिल में भी नजिंग होना चाहिए, वेयर द हेलमेट, तो कहीं ना कोई हेलमेट लगाएगा ही जी। उस तरह टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आ सकता है, तो आदमी उसमें थोड़ा बहुत इरिटेट होकर वो ऑटोमेटिक वॉलंटरी कंप्लेंट्स करना शुरू कर देगा, क्योंकि टू व्हीलर का मैक्सिमम 90% डेथ है बिकॉज हेलमेट नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है, हेड इंजरी हुआ था वो इशू आती है। सर पर ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने में भी देश अभी बहुत पीछे है, अगर बाहर के मुकाबले में देखा जाए तो दूसरे देशों में रूल्स, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड में जाके देखते हैं, कई इवन सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में भी हमारे देश के मुकाबले ट्रैफिक रूल्स ज्यादा फॉलो हो रहे हैं। इसमें एक थोड़ा कॉमन अनकॉमन और अनकॉमन इज कॉमन, जनरली हम लोग इरिटेट होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है जी। एक्चुअली ट्रैफिक कंजेशन इज मोस्ट सेफेस्ट टाइम ऑफ योर ट्रैवल, और जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन नहीं है, स्पीड होती है, ओवरलोड होती है, वहां पे एक्सीडेंट होती है। भले अब ट्रैफिक कंजेशन में गाड़ी को डेंट लगता है लेकिन उसका पैसेंजर को इंजरी नहीं आता, करेक्ट, थोड़ा ऑटो हुआ कि टू व्हीलर हुआ। तो भारत में ये काफी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो उनका अलग से डेडिकेटेड हाईवे स्पीड कराता है, हमारा लो स्पीड का जो है कंबाइंड है काफी जी। और एक है इश्यूज क्या हो रही कि हमारा बिकॉज ऑफ दी रेड लाइट को फॉलो नहीं करना है, उसमें एक फेनोमेना है दैट इज कॉल्ड प्रिजनर्स डायलेमा फेनोमेना, मैं थोड़ा एक 25 सेकंड में समझाऊंगा प्लीज। ये एक्चुअली प्रिजनर डायलेमा की सोचते हैं कि मैं अकेला गलती कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर आदमी गलती करे तो ट्रैफिक एक्शन रेड लाइट में एक्शन होती है जी। तो ये कभी सोचना चाहिए। अपना हॉलैंड में चेंज किया, हॉलैंड में जैसा आप रास्ता गाड़ी रोके और नॉर्मली हम लोग राइट हैंड में खोलते हैं दरवाजा, तो पीछे से कोई मोटरसाइकिल आए कोई आए तो लगता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उन लोग बोले नहीं हम लेफ्ट हैंड में खोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड में खोलेंगे तो आपका हेड टर्न होता है तो आपको पीछे से कोना दिखता है, तो वहां पे जीरो एक्सीडेंट हो गया इस कारण में। हमारे इंडिया में उस तरह के प्रिजनर्स डायलेमा जो हमने है उसको कैसे काउंटर करें समझना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए कि मैं अकेले नहीं हूं कि रेड लाइट वायलेट किया, दूसरा भी करेगा, और यहाँ पे हुई है काफी एक्सीडेंट ऐसे बड़े बड़े, आई थिंक एक मंत्री मर गया उसी चक्कर में, तो मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन वो है ऐसे ही, बिकॉज दोनों रेड लाइट वायलेट की और एक्सीडेंट हेड ऑन कोलिजन हो गया, और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट ये प्रॉब्लम होती है। न्यूयॉर्क में एक सिमिलर चीज रूडी जूलियानी ने निकाली थी, ब्रोकन ग्लास सिंड्रोम, या भी है ब्रोकन ग्लास सिंड्रोम, वो एक्चुअली बेसिकली वो थेफ्ट का इशू था जी। तो ये प्रिजनर डायलेमा तो हर लेवल में। हाँ या तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हम चाहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को और देश के लोगों के लिए आप कोई मैसेज दें। एक्चुअली हमारा भारतवासी तो बहुत एक्चुअली सेवा रखते हैं, दान करना भी काफी रखते हैं, लेकिन मेरा है कि किसी को सेवा और दान करना, ओल्ड एज को एक सेवा करना, कुछ हेल्प करना, लेकिन सब टाइम होना चाहिए कि किस तरह उस तरह के इनकम का कैसे सिस्टम करें। मैं उदाहरण देता हूँ, कोई लेप्रोसिस पेशेंट होता, मैं भी देखा था इंडिया गेट के पास में, 5 रुपया 10 रुपया देना, मतलब एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं हमका छुटकारा मिल जाए, लेकिन उल्टा होना चाहिए। कि मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, इंडिया गेट में था काफी साल हो गया, तो मैं लेप्रोसी पेशेंट पूछा, वो बिहार का है, कहीं आउटर दिल्ली में लेप्रोसी कर लेते हैं, मैंने क्या किया, रूम में अपना गेस्ट हाउस में उस टाइम रहता था, तो मैंने लेटर में लाके उसको लेटर दिया कि आपका उस टाइम नया नया आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड बना दो, इसका पेंशन एनरोलमेंट कर लो। तो उसने बोला मेरे को, सर काफी लोग आते हैं, मैं 5-10 रुपया लेके चले आते हैं, कोई पूछता नहीं है, लेकिन पहली बार आपको देखा सर, मेरा आपने इस तरह मदद करें वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, और उसके बाद आधार कार्ड बना, पेंशन भी बना, वो जरूरी है आजकल। क्योंकि हम लोग कोई बिग मांग रहा है, कोई हेल्प कर रहे हैं, पैसा देके सोचते हैं हमारा छुटकारा हो गया, उसका उससे कोई नहीं होता, हो सकता कभी मिसयूज हो रहा है, क्योंकि ड्रग्स पीता है, कोई गलत काम करता है, उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट में कि अपना वो स्वयं कुछ अपना बिजनेस करे, कि कुछ छोटा छोटा वो किसी को एंगेज कराए, किसी एम्प्लॉयमेंट वे से उसको मिले, तो उसमें ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा, और ये जो समस्या हमारा कि काफ़ी स्ट्रीट लिविंग पर्सन है, ये थोड़ा खत्म होगी। और तीसरी बात है कि हमारा जो वैल्यूज़ है, इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर, इंडियन सिस्टम ऑफ लिविंग, इस वन क्वाइट वंडरफुल फैमिली सिस्टम जो है, और डेफिनेटली करना चाहिए। और रूरल एरिया के मैं बताता हूँ, क्योंकि रूरल में सबसे प्रॉब्लम है 6 से 9 जो शाम को एंटरटेनमेंट कैसा होना चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे ना थिएटर अभी है, ना कोई कल्चरल आइटम होती है, हाँ कुछ फेस्टिवल, कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली एवरी टाइम, आजकल पहले बहुत जल्दी सो जाते थे, आजकल 9-10 तक रहता है। टीवी देखना भी कभी करंट नहीं आया, कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट, क्योंकि शाम तक तो स्पोर्टिंग हो जाता है, लेकिन अंधेरा हो जाए क्या करें। मैंने ये काफी पंचायत राज में महसूस किया, और मैं ये काफी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उसका एंटरटेनमेंट बिल्डिंग हो जाए, और ये सब भाई से शुरू आ जाएंगे।
सर बड़ी ही डीप स्टडी है आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो प्रॉब्लम्स को लेके हम चाहेंगे कि आपकी सारे मिशन सक्सेसफुल हों और टीवी नेट से बात करने के सर आपको। Thank you. I wish all the best. Happy New Year to you also and all your all staff in the TV 100 network. Thank you very much. Thank you. नमस्कार। और ये थे डॉक्टर संजीव पत जोशी, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।